चलिए दोस्तों, आ गए जीपी क्लासेस में एक नई वीडियो लेकर। ऊष्मा एवं ताप, ये आपका NMMS का बुक का 3rd चैप्टर है साइंस का। दोस्तों इसके पीछे की वीडियो जो चैनल पर डली हुई हैं वो आप देखें, उसके बाद ही इस चैप्टर को देखें। उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हमारा चैप्टर है ऊष्मा एवं ताप, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, आप देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ऊष्मा एवं ताप में ताप क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ताप किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। बर्फ़ है, बर्फ़ कितनी ज़्यादा ठंडी होती है उसकी माप को ही हम ताप कहेंगे। कोई चीज़ है, खौला हुआ पानी ले लीजिए, कोई भी लिक्विड ले लीजिए जो गर्म है, उसकी माप को ही ताप कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका तापमापी। तापमापी क्या है? तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है, मतलब तापमापी को हम थर्मामीटर भी कहते हैं। तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर आपने देखा होगा कि बच्चों बुखार वगैरह में डॉक्टर यूज करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चिन्ह अंकित होते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस तथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आ जाता है, फीवर आ जाता है तो एक सुई टाइप होता है, सुई नुमा मोटा सा, उसको आपके मुंह में लगाते हैं या कांख में लगाते हैं, तो वह डॉक्टरी थर्मामीटर होता है जिससे आपके बुखार की माप की जाती है, आपके अंदर कितना ताप है। तो दोस्तों यहाँ पे एफ दे रखा है, जो एफ है आप समझ नहीं पा रहे होंगे। एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट और सी का मतलब होता है सेल्सियस। तो दोस्तों इतना आप समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों ताप मापन के पैमाने। तो ताप मापन के पैमाने क्या हैं? तो ताप मापन के पैमाने आपको बता देते हैं। ताप मापन के पैमाने प्रयोगशाला तापमापी में पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। तापमापी में पारा जहाँ ठहरता है उस पर 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। क्या करते हैं? जहाँ पर पारा ठहरता है वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इसे अंधो बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंधो बिंदु। चल आगे चलते हैं दोस्तों। जब उबलते हुए जल में नली को रखते हैं, इसे ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। जब उबलते हुए जल में नली को रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। ऊर्ध्व मतलब समझते हो, खड़ा हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात होती है इस बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं? 100 डिग्री। दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों देखो दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस। चलिए चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ़ारेनहाइट है। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट क्या होता है अभी बताया, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर अंधो बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ऊर्ध्व बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित होता है। दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 180 बराबर भागों में बांटते हैं। कितने? 180 बराबर भागों में बांटते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक भाग का मान 1 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है एक भाग का मान? 1 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक भाग का मान 1 फ़ारेनहाइट होता है, मतलब 1 फ़ारेनहाइट। अतः सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने। सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने 180 फ़ारेनहाइट पैमाने पर खाने हो सकते हैं, मतलब दोनों बराबर होते हैं। सेल्सियस पर 100 खाने और फ़ारेनहाइट पर 180 दोनों आपस में बराबर होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप C तथा फ़ारेनहाइट पर ताप F है तो एक फार्मूला निकल के आया दोस्तों, जो आपको बता दे रहा हूँ मैं। ये दे रखा है, देखिए C बटे में 100 बराबर F माइनस 32 बटे में 180, या फिर C बटे में 5 बराबर F माइनस 32 बटे में 9। तो ये फार्मूला आपको क्वेश्चन करते टाइम लगाना होता है। अगर फ़ारेनहाइट दे रखा हो तो सेल्सियस निकालने के लिए, सेल्सियस दे रखा हो तो फ़ारेनहाइट निकालने के लिए। ये हमें
इसका यूज करना होता है। तो हमारा दोस्तों अगला टॉपिक जो निकल के आ रहा है, हमारा अगला टॉपिक है केल्विन। दोस्तों केल्विन क्या है? तो केल्विन की बात करें तो दोस्तों केल्विन के से डिनोट करते हैं। केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर अंधो बिंदु 273 डिग्री सेल्सियस तथा ऊर्ध्व बिंदु 373 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 373 डिग्री सेल्सियस। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटी जाती है। कितने बराबर भागों में बांटी जाती है दोस्तों? 100 बराबर भागों में। तो इसका फॉर्मूला एक निकल के आता है, के बराबर 273 प्लस सी। अगर आपको केल्विन दे रखा हो, सेल्सियस निकालना हो, तो आप 273 क्या कर सकते हैं दोस्तों? 273 माइनस के केल्विन कर सकते हो। अगर आपको सेल्सियस निकालना है, केल्विन दे रखा है, तो आप 273 माइनस के कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको केल्विन निकालना है तो 273 प्लस सी ये कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है ऊष्मा। तो दोस्तों ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या दोस्तों? ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। कहने का मतलब ये है, जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। मतलब जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का ही। अतः ऊष्मा का मात्रक जूल है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। तो मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मात्रक भी आपको याद रखने होंगे। अन्य मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी है। अन्य मात्रक जो है कैलोरी या किलो कैलोरी है। तो ये दोस्तों बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको कुछ फॉर्मूले से बता देते हैं, कुछ मतलब वैल्यू बता देते हैं। दोस्तों वैल्यू दे रखी है, आप देख पा रहे हैं, दे रखा है, पहला ही देख लीजिए आप। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी बराबर 4.18 इंटू 10 की पावर 3 जूल। मात्रक हमेशा जूल रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता तो क्या होती है दोस्तों, देख लेते हैं हम। दे रखा है दोस्तों, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि, किसी वस्तु के किसमें वृद्धि? ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उस बिंदु के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उस बिंदु के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। ये दे रखा है Q प्रोपोर्शनल m। तो दोस्तों Q यहाँ पर छोटा है और m बड़ा है। चलो दोस्तों सेकंड, ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर डेल्टा T, जिसको हम बोलेंगे अंतिम ताप प्रारंभिक ताप, पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अंतिम ताप प्रारंभिक ताप पर निर्भर करती है। तो Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T ये आपको दे रखा है, इसको हमने माना समीकरण सेकंड। और Q प्रोपोर्शनल डेल्टा M को हमने क्या माना था? समीकरण फर्स्ट, ये रहा आपका, और इसको माना समीकरण सेकंड। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। अब दोनों समीकरण मिलाने पर Q प्रोपोर्शनल M डेल्टा T निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों? M डेल्टा T। इसको हम मान लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों? इसको मान लेंगे Q बराबर MS डेल्टा T। Q बराबर MS डेल्टा T। चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ S नियतांक है, क्या है? जहाँ पर S, यहाँ पे जो S है वो क्या है? नियतांक है। इसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे इस S को हम कहेंगे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अतः किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसके द्रव्यमान तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। यहाँ तक आपने देखा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दे रखा है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है?
सूत्र है हमारा Q बराबर, जैसे Q से डिनोट किया है, Q बराबर MS डेल्टा T से S बराबर Q बटे में M डेल्टा T। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे दे रखा है आपका, इसका फॉर्मूला क्या बना है, फॉर्मूला बना है Q बराबर डिनोट करेंगे हम, Q बराबर हिंदी में डिनोट करेंगे तो हिंदी में हमारा आएगा कैलोरी बट्टे में किलोग्राम गुणा डिग्री सेल्सियस, या बराबर क्या हो जाएगा कैलोरी या किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा स्थानांतरण बोलेंगे हम इसको दोस्तों। तो ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है? दो वस्तुओं या स्थानों के बीच ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्मा संचरण कहते हैं। तो यहाँ से आपको ऊष्मा संचरण की डेफिनेशन पता चली दोस्तों। आगे चलते हैं। ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का संचरण किसके कारण होता है? तापांतरण के कारण होता है दोस्तों। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण। इससे आगे की वीडियो में हम चालन, विकिरण और संवहन के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। आप इन वीडियो को देखें, इससे पिछली वीडियो को देखें जो हम बना चुके हैं सेकंड चैप्टर की, उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, जिससे वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, इससे पिछली वीडियो का लाभ उठा पाएँ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।